सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का ज्योग्राफी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर फर्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, जनसंख्या से संबंधित चैप्टर। और आप लोगों को पता है कि 23 और 24 के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चीज़ें स्टार्ट नहीं करी है, सो मोस्ट वेलकम ही पाठशाला के साथ आप कंप्लीटली तीनों की तीनों बुक बड़ी ही डिटेल में करेंगे। ये चैप्टर जनसंख्या के ऊपर है और जनसंख्या के अंदर किस तरीके से उसका वितरण होता है, किस तरीके से उसका घनत्व है और जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग। एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ये चैप्टर जो है पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब जनसंख्या वाला चैप्टर जो है पढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? तो सबसे बड़ा कारण मैं कह सकता हूँ कि पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। मतलब अगर जनसंख्या के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, जनसंख्या को समझना है, तो आप किसी भी प्लेस को कैसे डेवलप करना है, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज चलानी चाहिए, चीज़ आपको मदद करती है जनसंख्या को समझकर। अगर आपने जनसंख्या के पैटर्न को समझ लिया कि यहाँ पे कैसी ग्रोथ है, यहाँ पे कितनी डेंसिटी है, कितने मेल फीमेल है, तो आप अपने उस प्लेस पे विकास का काम जो होता है वो सही तरीके से कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि एक किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए हम उसके हर एक कंपोनेंट को समझते हैं कि इसमें कितना मसाला डालना है, कितना इसमें मिर्च डालनी है, कितना हमें इसमें क्या कहते हैं ग्रेवी बनानी है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट। मतलब किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए ऐसे ही जनसंख्या एक रेसिपी है और इसके अलग अलग एस्पेक्ट को हमें समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक, मतलब इसे बोलते हैं जनसंख्या सांख्यिकी। मतलब इसमें क्या जानते हैं हम लोग कि हमारे पूरे भारत में या उस प्लेस पर किस तरीके से जेंडर है, मतलब मेल फीमेल का रेशो कितना है, उसके बाद कितना एजुकेशन किसके पास है, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है या नहीं है, हम ये भी समझते हैं। उसके साथ साथ कितने लोग काम धंधे वाले किस ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं वो भी समझना हमारे लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं किसका इनकम लेवल क्या है और भारत में कौन सी एज ग्रुप के व्यक्ति कितने कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कंट्री के कंपोनेंट को समझना ज़रूरी है। इवन किसी स्टेट को अगर डेवलप करना है तो भी हमें समझना ज़रूरी होता है, ताकि एक आईएएस ऑफिसर, एक ऑफिसर जो है उस प्लेस पे उसे कैसे डेवलप करेगा वो समझना ज़रूरी हो जाता है। तो हाल फिलहाल मेन मकसद सरकार का यही होता है कि जो भी वो सरकारी पॉलिसी चलाए तो वहाँ पे जनसंख्या कैसी है उसको समझ के चलाए, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत फ़ायदा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर महिलाएं जो है घर का खाना चूल्हे पे बनाती हैं। गैस के दाम महंगे हो रखे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन 2014 की अगर बात करें, 13 की अगर बात करें, तो उस टाइम पीरियड पे गैस के दाम जो थे ठीक ठाक थे और महिलाएं जो बेचारी चूल्हों पे काम कर रही हैं, दिन रात अपने अपने आंखों को फोड़ रही है, खाना बना रही है, तो सरकार ने ये देखा कि उनके लिए हमें सिलेंडर जो है, ये चूल्हा जो है वो मुफ्त देना चाहिए, ताकि उनको वो रियायतें मिल जाए और उनको वो चीज़ें सही तरीके से फ़ायदा पहुंच पाए। तो उन्होंने किस तरीके से पहुंचाया होगा? सबसे पहले उन्होंने कॉम्पोनेंट को समझा होगा। उन्होंने पहले उस प्लेस की जनसंख्या को स्टडी करी होगी और स्टडी करने के बाद पाया होगा कि यहाँ पे इतनी परसेंटेज महिलाएं हैं जो घरेलू है, घर की चीज़ों में चूल्हों पे खाना बनाती है, तो इनको सिलेंडर देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो पॉलिसीज़ बनती है ना, अब पॉलिसीज़ कोई सी भी हो सकती है, वो पॉलिसी बनाने में सरकार का फ़ायदा होता है। अब आप बिना किसी चीज़ों को एनालाइज करे, बिना किसी चीज़ों को पढ़े अगर आप पॉलिसीज बनाते हो, दिल्ली के अंदर अगर किसी को आप सिलेंडर दो घर घर, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास घरों में है। आप यहाँ पे लोगों को क्या कहते हैं रोजगार दे रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस चीज़ को समझने के लिए जनसंख्या के वितरण को, डेंसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, जिससे सरकार पॉलिसीज़ को सही तरीके से चला पाए। ठीक है, तो अभी आप ये समझ के चलिएगा, इसीलिए अटल पेंशन योजना चलाई गई, समय समय पे चीज़ें देखा गया कितने बुजुर्ग लोग हैं। उसके बाद और भी है, मतलब बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। अब जनसंख्या के हिसाब से चाइना लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2020 का डेटा मैंने उठाया हुआ है, लेकिन अभी अब अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो भारत जनसंख्या में सबसे आगे हो चुका है।
प्रेजेंट टाइम पे जो वीडियो, इसमें डेटा निकल के ये आया है कि भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो हम लोग कहीं तो आगे हुए पूरी दुनिया में, सिर्फ जनसंख्या के अंदर हम सबसे आगे हो गए। तो डेटा आप देख सकते हो, अब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड से। अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं और वो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए बड़ा ही एनालाइज तरीके से चीज़ों को काम करते हैं, और उसके लिए सबसे पहला सेंसस रिकॉर्ड करा गया था 1872 के अंदर। जब ये सेंसस रिकॉर्ड करा गया तो पहला सेंसस कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से 1881 के अंदर, और इसी हिसाब से हर 10 साल के अंदर सेंसस निकाले जाते हैं और सेंसस में सारी चीज़ों को कवर करा जाता है। इसके सबसे पहले व्यक्ति आप कह सकते हो, यहाँ पे मायरो करके ये व्यक्ति हैं, पहले वायसराय थे, जिन्होंने कहा कि जनसंख्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंसस को इकट्ठा करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किसी भी इलाके के अंदर किस तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ रही है, कितनी डेंसिटी है, और कहाँ कहाँ पे कितने कितने परसेंटेज लोग किस एज ग्रुप के और कौन से जेंडर के हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लॉर्ड मायरो वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो 1889 से लेके 69 से लेके 1872 के बीच में थे। याद रखना एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ें नहीं दी हुई है, वो आप ई पाठशाला से पढ़ रहे हैं तो इतना बेसिक आपको नॉलेज हो जाता है। ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। बस मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा वीडियो को देख रहा है या टॉपिक को समझ रहा है तो बड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करे, ताकि उसको फ़ायदा हो सके, अपनी एजुकेशन में, अपने नॉलेज में उसका कुछ ना कुछ ग्रोथ होता रहे। तो ठीक है, तो एक तो ये 1869 में आया था बंदा, और इसी बंदे ने कहा कि ठीक है सबसे पहले हम सेंसस को रिकॉर्ड करते हैं। तो याद रखना बंगाल की साइड में सबसे पहले सेंसस को रिकॉर्ड करा गया था, क्योंकि भारत में बंगाल ही एक ऐसी प्लेस थी जो सबसे पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में सही तरीके से थी। अब बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, इंडिया की, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हमने आपको थोड़ा पास्ट भी बता दिया। अब जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार का ये समझते हैं। देखो, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। जो बच्चे ज्योग्राफी 11th क्लास की पढ़ रहे होंगे या पढ़ी होगी उन्होंने, तो उन्हें पता होगा कि जितनी भी हाईली डेंस प्लेस है वो पूरी की पूरी कहाँ पे होगी। हाईली डेंस प्लेस जो होगी वो प्लेन सरफेस पे ही हमें देखने को मिलेगी। मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नॉर्दर्न असम की साइड की प्लेसेस जो है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बोलते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे जनसंख्या कम ही होगी। क्योंकि जहाँ पे हाईली एल्टीट्यूड प्लेस है, मतलब जहाँ पे काफ़ी ऊंचाई है, तो इंसान वहाँ जाके क्यों बसेगा। प्लेन सरफेस पे एग्रीकल्चर भी हो जाता है, रोजगार भी मिलता है, इंडस्ट्रीज भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे, है ना। तो इसीलिए एकमात्र कारण ये है कि जनसंख्या का वितरण हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। अब यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन दर्ज करी गई थी 2019 के अंदर। अभी का डेटा करंटली मुझे नहीं पता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आप याद रखना कि जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद यूपी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। सिर्फ इतने ही राज्यों के अंदर 76 पॉपुलेशन, मतलब टोटल जनसंख्या का 76% राज कर रहा है और रह रहा है, सोचिए। और जबकि कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि JNK, क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे सिर्फ टोटल जनसंख्या के कुछ इतने परसेंटेज रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एनसीईआरटी जो है आपको डेटा देती है, तो जो बच्चे इन फ्यूचर यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखते हैं उनके लिए डेटा बड़ा काम आता है। ये डेटा बदलता रहता है, याद रखना। अभी ये डेटा 2019 के आंकड़ों के हिसाब से है, तो मैं उतना ही आपको समझा रहा हूँ, लेकिन किसी की बुक में कुछ और परसेंटेज लिखी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज बदलती रहती हैं। बस इतना ज़रूर याद रखना कि जो भी क्या कहते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन के जितने भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कारण मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। और जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफकोर्स अलग अलग होगा ही। दिल्ली के अंदर जनसंख्या की डेंसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या की डेंसिटी, मैं टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रहते सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं। यूपी के अंदर 24 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, छोटी सी जगह में ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहते हैं। ये डेटा आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है।
अब किसी भी प्लेस में अगर जनसंख्या ज़्यादा है या कम है, उसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर बोले तो कारक, बहुत सारे कारक, जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चर फैक्टर, एंड देन उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर। मतलब सिंपल शब्दों में ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। आपको कुछ समझना ना समझना हो, जनसंख्या कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है, उसके ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर में आप कह सकते हो जहाँ पे पानी अच्छा होगा, जहाँ पे ज़मीन ठीक होगी, वातावरण अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी, तो वहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर मैटर करेगा। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ पहाड़ है तो ऑफकोर्स वहाँ पे घर बनाना और रोजगार क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम जोग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से देखें तो यूपी एक प्लेन सरफेस पे, वहाँ पे पानी भी ठीक ठाक है, मिट्टी भी अच्छी है तो खेती हो जाती है, और उसके बाद लैंड फॉर्म यानी कि प्लेन सरफेस है, एंड देन क्लाइमेट, दोनों तीनों टाइप का, सभी टाइप का, सातों ऋतुएं हमें नॉर्दर्न प्लान पे देखने को मिलती हैं। तो इस हिसाब से इंसान वहाँ रहना पसंद करेगा। मान लीजिए कि आप अगर गुजरात चले जाते हैं और गुजरात के अंदर आपको पानी अच्छा नहीं मिलता है, तो वहाँ रहने का फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, है ना। तो ये थोड़ा फैक्टर है। दूसरा अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है आर्थिक कारण। याद रखना, पैसों से संबंधित होता है, ये पैसों से संबंधित होता है। तो जनसंख्या का वितरण, अगर कहीं पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ फैक्ट्री बनेगी और लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए जाएंगे। अर्बनाइजेशन, जो इलाके शहरों से गांव से शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और वहाँ पे लोग बसेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे फैक्ट्रीज होगी, जहाँ पे काम धंधा मिलेगा लोगों को, तो लोग वहाँ माइग्रेट होंगे और लोग वहाँ पे रहेंगे। चौथा कारण हमने अदर लिखा हुआ है। अदर बोले तो जहाँ पे कंपनियां जाके अपना हब सेंटर बना लेती हैं, उन प्लेसेस को हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। हिंदी में ये शब्द मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो अर्बन एग्लोमरेशन सर्च करना, वो आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्लेसेस भी डेवलप होते हैं और वो इकोनॉमिक रीजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो मिनरल्स का मैंने बता दिया, माइनिंग जहाँ होगी तो इंसान सेमी स्किल हो या स्किल वाला जगह हो, मतलब थोड़ा बहुत बंदा पढ़ा लिखा भी होगा, थोड़ा बहुत उससे काम धंधा भी आता होगा हथौड़े चलाने का, तो भी वो काम कर ले। क्योंकि मिनरल्स में, जहाँ मिनरल्स पाई जा रही है वहाँ खदानें होंगी तो उनकी खुदाई होगी तो हमें हर टाइप के वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात मैंने शहरीकरण की बता दी, मतलब जो इंसान गाँव में रहता है और जब वो शहरों की तरफ माइग्रेट होकर जाएगा तो वहाँ पे उसको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। एजुकेशन अच्छा होगा, मेडिकल केयर अच्छी होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इससे लोग ज़्यादातर गांव को छोड़ के ऐसे शहरों में आके बसना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे अर्बनाइजेशन सबसे अच्छा हो रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है लोगों को, इसलिए वो यहाँ पे आके बसते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं सोशल एंड कल्चर फैक्टर। मतलब इंसान अगर कहीं बस रहा है, एग्जाम्पल के लिए खाटू श्याम, एग्जाम्पल के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा ठंडी रहती है, एग्रीकल्चर हो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर, सोशल फैक्टर और कल्चर फैक्टर मैटर करता है, जिसकी वजह से इंसान वहाँ पे रह रहा है। कारण आप देख सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि लोग धर्म की वजह से वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि उनका रिलीजन वहाँ पे जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से बिजनेस भी उनको वहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे चले जाते हैं। कभी कभार सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी होता है। मतलब अगर एक इंसान कहीं पर सोसाइटी उसे अच्छी नहीं मिल रही है तो वो उस सोसाइटी पे ही बसना पसंद करेगा जहाँ पे उसको सुकून मिल रहा हो। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है दिल्ली जैसे प्लेसेस के अंदर, लेकिन जिस इलाके में वो रहता है वहाँ पे हर दिन कत्लेआम होते रहता है, खून होता रहता है, सोसाइटी अच्छी नहीं है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑफकोर्स इंसान वहाँ से माइग्रेट होके उस प्लेस पे जाना पसंद करेगा जहाँ पर उसे सुकून मिलता हो। तो ये सोशल फैक्टर मैटर करता है, याद रखना। इसीलिए मैं कह सकता हूँ बॉर्डर टेररिज्म वाली प्लेसेस, मतलब जहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी होती रहती है, इंसान वहाँ नहीं रहेगा, है ना। सोशली फैक्टर मैटर कर गया ना। दूसरा, जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं है और जनता वहाँ पे रह रही है, जनता छोड़ देगी वहाँ पे रहना, तो ये एक कारण है जो आपने समझना है। दूसरा, हिस्टोरिकल कारण तो बहुत अच्छा है और बहुत जानदार है और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। भारत में उन प्लेसेस पे जनसंख्या आज भी ज़्यादा है जिसके ऐतिहासिक कारण माने जाते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई आज की डेट में लोग बनारस में ज़्यादा क्यों बसे हुए हैं, रिलीजियस फैक्टर है और हिस्टोरिकल फैक्टर भी कि वहाँ नदियाँ वदियाँ थी। दूसरी बात, अंग्रेज सबसे पहले जहाँ आके बसे थे
उन्होंने उन जगहों को सबसे पहले डेवलप करा, तो इसीलिए वहाँ पे रोजगार कब सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ और फैक्ट्रीज भी वहाँ शुरू से थी। इसलिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बसाया गया था और इसीलिए ये इलाके आज भी डेवलप है। इवन दिल्ली आज भी डेवलप है, तो हिस्टोरिकल फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, डेंसिटी किसी इलाके की कैसे नापी जाती है, वो यही है कि आपको टोटल जनसंख्या को टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो उस प्लेस की डेंसिटी पता चल जाती है। मतलब आपको अपने गांव की, अपने घर की, अपने एरिया की, अपने पूरे टाउन की, अपने पूरे सिटी की अगर आपको डेंसिटी बोले तो घनत्व निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। टोटल जनसंख्या देख लो कितनी है और टोटल इलाके को आप स्क्वायर किलोमीटर में लेके आ जाओ तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने समझनी है, ठीक है। और यही है 2011 के स्टैटिक्स के अनुसार हमारे पूरे भारत की डेंसिटी 382 स्क्वायर किलोमीटर थी। जनसंख्या बदलती भी रहती है, ये 2011 का डेटा है, अभी 2023 चल रहा है, तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर 2023 का डेटा भी आ गया होगा। और मेरी ख्याल से जनसंख्या जो होगी वो 450 पीपल स्क्वायर किलोमीटर होंगे। मतलब 1 किलोमीटर तक अगर आप जाते हो तो आपको 450 लोग पूरे भारत में दिख जाते हैं। ये पूरे भारत का है, याद रखना। हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, हर स्टेट का अलग हो सकता है। जैसे यूपी की डेंसिटी दिल्ली के कंपैरिजन में कम होगी, है ना। तो ये पूरे भारत का बता रखा है। पूरे भारत को कैसे करा होगा, टोटल जनसंख्या को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया गया होगा और आंसर आ गया होगा, है ना। तो ये है, ये हमें बता रखा है डेटा के अनुसार कि दिल्ली का 11,302 है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अरुणाचल प्रदेश की 17 है। तो ये जनसंख्या डेंसिटी अलग अलग बनती रहती है, अलग अलग होती रहती है। जैसे बिहार में 1102 है, वेस्ट बंगाल में 1029 है, उत्तर प्रदेश में 828 है, केरला और तमिलनाडु में अलग अलग है। ये डेंसिटी जो है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निकाली जाती है और इसे ज़रूर ये याद रखना कि ये चीज़ पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदलती रहती है। तो अभी डेंसिटी के हिसाब से अगर कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल में 11,320 लोग हैं। 2023 में इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे कि 1 किलोमीटर तक अगर आप सीधा चलते हो तो आपको 11,000 लोग दिख जाएंगे यहाँ पे दिल्ली के अंदर। पर अरुणाचल प्रदेश क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ऊंचाई पे है तो वहाँ आपको 13 लोग दिखेंगे 1 किलोमीटर के बीच में। लेकिन बिहार चले जाओगे तो इतना है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब। देखो अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा है, देख लो। और अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके जानने के लिए और यही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इसको बड़ी बारीकी से समझे कि डेंसिटी क्या होती है, एरिया क्या होता है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम कितना है, ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज दिस इज इट इन दिस वीडियो। बड़ा ही इंट्रोडक्शन पार्ट था ये हमारा पहला। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।